हेलो छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस पूछी जाना है तो छात्रों यहां से 1 अंक का लगभग आना तय होता है, या पर्यावरण किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाना है तो यहां से पर्यावरण वाले चैप्टर में से यहां से आपको पृथ्वी के वायुमंडल में से जब कभी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं हम पृथ्वी का वायुमंडल। सबसे पहले तो वायुमंडल के हमें नाम या उनकी परतों को याद करना होता है, क्योंकि हमारी वायुमंडल को मुख्यतः 5 भागों में बांटा जाता है। हमने यहाँ पर 5 भागों की ट्रिक लिख रखी है, इसको आप याद करेंगे। छो सम आब या छो सम आब, या इंग्लिश में करेंगे ट्रोस में आए, ट्रोस में आए, ट्रोस में आए। यहां पर ये लिखे हैं इंग्लिश में और यहां पर ये लिखा है हिंदी में। जब हम हिंदी में छो सम आब को वर्णन करते हैं तो पहला ये क्षोभ मंडल कहलाता है, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा आयन मंडल और 5वां कहलाता है बहिर्मंडल। तो पृथ्वी के वायुमंडल को ऐसे 5 भागों में छात्रों बांटा जाता है। यदि हम इंग्लिश में कहें, ये ट्रोस में आए को आप याद यदि करेंगे, और ये जो क्रम है ये पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में है। ट्रोपोस्फियर मतलब ये क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल, मेजोस्फियर मतलब मध्य मंडल, आयनोस्फियर मतलब आयन मंडल और एक्सोस्फियर मतलब बहिर्मंडल। इसके बाद में इनकी सीमाओं को बांटा जाता है। जैसे हमने यहां पर लिखा है कि ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल की सीमा पृथ्वी सतह से 12 किलोमीटर तक होती है, और आप यहां देख रहे हो 0 से 12 किलोमीटर तक होती है। स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल की सीमा 12 से 50 किलोमीटर तक होती है। मध्य मंडल या मेजोस्फीयर की सीमा 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। आयन मंडल या आयनोस्फीयर 80 से 400 किलोमीटर तक होता है, और बहिर्मंडल ये सबसे ऊंचाई पर स्थित मंडल है, इसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। ये 400 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक सीमा इसकी होती है। इसकी सीमा को फिक्स नहीं किया जा सकता। इस 400 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई के बाद में लगभग यहां पर अंतरिक्ष को मान लिया जाता है। जब आप यहां देख रहे होते हैं तो कभी कभी एक प्रश्न आपको ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि सबसे कम सतह वाला या सबसे कम चौड़ाई वाला या सबसे पतला वायुमंडल जो कौन है, तो वो ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल है, जिसकी केवल 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है। और यदि सबसे ज्यादा पूछा जाए तो आपको ये 400 किलोमीटर से अधिक मतलब बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर को कहना है। सबसे अधिक सीमा इसी की होती है। अब यदि हम हमारे वायुमंडल के संगठन को तैयार करें तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%, इसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, इसके बाद में आर्गन 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, और इसके बाद में नियान 0.002%। इसके बाद में अन्य अक्रिय गैसें या फिर जल वाष्प होती है। उतना सब हमें नहीं करना है। जो खास जहां से एग्जाम रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं वो इतने ही ऐसे बनते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद में हम देखते हैं अलग अलग मंडल को, इनकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न करता है कि मौसम परिवर्तन, अधिकांशतः प्रश्न ऐसे ही होते हैं कि मौसम परिवर्तन कौन से मंडल में होता है, या पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी सतह पर होता है, या वो कह देते हैं कि जेट विमान उड़ने के लिए कौन सा मंडल सुरक्षित है, या कह देते हैं उल्कापिंड किस मंडल में गिरते हैं, इस टाइप से। तो यदि आप इन सबकी विशेषताओं को आप तैयार कर लेते हो तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना सकते हो। तो देखते हैं हम। सबसे पहले है क्षोभ मंडल, इसे संवहन मंडल या अधोमंडल कहते हैं। अधो मतलब सबसे नीचे का, तो यहां से तो क्लियर हो ही जाएगी बात, पृथ्वी सतह में सबसे नीचे का ये अधोमंडल है। फिर संवहन मंडल, यहाँ वहन शब्द लिखा है तो आप यहां से दिमाग लगा सकते हो। यहाँ अधो लिखा, अधो माने नीचे का, तो नीचे का तो क्षोभ मंडल कहलाएगा। यहाँ वाहन लिखा है, यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो वाहन कहाँ चलते हैं, जमीन पर, मतलब ये क्षोभ मंडल ही होगा सबसे नीचे वाला। इसमें कौन से परिवर्तन होते हैं? सबसे पहले तो ये सबसे पतली परत है वायुमंडल की, यहाँ मौसम परिवर्तन होते हैं। ये अस्थायी परत है, अस्थायी का मतलब मौसम परिवर्तन होते रहते हैं, कभी धूल आ जाती है, कभी कोहरा आ जाता है, कभी धुंध, कभी छाया, कभी धूप, इस टाइप से अस्थायी परत है। ये सबसे पतली परत है, हम पहले आपको बता चुके थे। भूमध्य रेखा पर जो अभी हम यहाँ से 0 से 12 किलोमीटर तक बता रहे थे, भूमध्य रेखा पर ये 18 किलोमीटर तक ऊंचाई चली जाती है, और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम हो जाती है, 8 किलोमीटर तक रहती है। फिर
ऊंचाई के साथ साथ जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो सतह से 12 किलोमीटर तक, तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता जाता है। इसी तापमान घटने को हम ताप ह्रास दर कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप ह्रास दर। कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि ताप ह्रास दर किस मंडल से संबंधित है, तो ये क्षोभ मंडल से रिलेटेड है। और ताप कितना कम होता है? इसका ताप कम होता है 165 मीटर। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर प्रति 165 माना हर 165 मीटर ऊंचाई पर आप जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका जो तापमान टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा। या यदि आप किलोमीटर में निकालते हो तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। यहाँ छात्रों थोड़ा और समझना जरूरी है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया मौसम परिवर्तन, तो बहुत से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। कहेंगे ओलावृष्टि कहाँ होती है, बरसात कहाँ होती है, किस मंडल में, कोहरा कहाँ छाता है, पाला कहाँ पड़ते हैं, बिजली की चमक कहाँ उत्पन्न होती है, बादलों की गड़गड़ाहट कहाँ होती है। तो ये सभी मौसम परिवर्तन मतलब ये आपके क्षोभ मंडल में मिलेगा। इसके बाद छात्रों हम देखते हैं दूसरा जो मंडल है उसे समताप मंडल कहते हैं, या इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। यहाँ समताप जैसा कि शब्द लिखा है, यहाँ जब आप 12 से 50 किलोमीटर तक ऊंचाई पर जाते हैं तो यहाँ पर तापमान में ना कमी होती है ना वृद्धि होती है, मतलब तापमान स्थिर रहता है। इसी कारण से समताप मंडल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। अब इसकी विशेषताओं में तापमान समान हम बता चुके। जेट विमान या जो वायुयान चालक हैं वो इसी मंडल में उड़ते हैं, इनके लिए आदर्श परत कही जाती है। ऐसे प्रश्न आपको बनना होते हैं, पूछेंगे कि जेट विमानों के लिए आदर्श परत कौन सी है वायुमंडल की, तो हम कहेंगे समताप मंडल। भाई जहां समता है जेट विमान वगैरह जो वहां कर्मचारी वगैरह जो मेंबर उसके रहते हैं उनमें समता होती है, तभी तो उड़ा पाते हैं। यहाँ से आपको याद करने में आसानी होगी। यहाँ जलवाष्प, धूल के कण, कोहरा आदि बिल्कुल भी नहीं पाए जाती। ये देखो कट के निशान बने हैं, यहाँ बिल्कुल नहीं पाए जाते। यहाँ मौसम बिल्कुल साफ होता है। ये सब जलवाष्प, धूल कण, कोहरा, ये मौसम परिवर्तन संबंधी समस्त घटनाएं ये क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं, आप ध्यान रखें। इसके बाद में यहाँ विशेष प्रकार के मेघ बनते हैं जिन्हें मूलाभ मेघ कहते हैं। कुछ वायु कणों से कुछ मेघ बनते हैं जिन्हें मूलाभ मेघ कहते हैं। इसी मंडल में ओजोन पाई जाती है। O3 इसका अणुसूत्र होता है ओजोन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट छात्रों, ओजोन किस मंडल में पाई जाती है? तो देखो जोन, जैसे रेलवे के 17 जोन होते हैं, तो अब जैसे जो जोन होते हैं उन जोन के कर्मचारियों में भी समता पाई जाती है। यहाँ से आप याद रखना, सभी रेल के कर्मचारियों में समता पाई जाती है, तभी तो वो रेलों का संचालन कर पाते। तो जोनों में समता पाई जाती है, मतलब ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक, इसके बाद हम आते हैं मध्यमंडल, या इसको इंग्लिश में कहते हैं मेसोस्फीयर। मध्यमंडल की जो किलोमीटर में जो डिस्टेंस लिमिट है छात्रों, ये 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। ऊंचाई के साथ साथ यहाँ भी तापमान में कमी आती है, और बहुत ज्यादा कमी आती है। इतनी कमी आती है कि जब आप यहाँ सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हो तो लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है, शून्य से भी कम, माइनस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कभी आपको यदि पूछा जाए कि सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो आपको कहना है मध्यमंडल। मध्यमंडल वाली जो परत है ये सबसे ठंडी परत है। ठीक, अपन कहेंगे यार मध्य में तो, मध्य प्रदेश में तो ज्यादा ठंड पड़ रही है, यहां से ऐसे आप याद कर सकते हो, या मध्य में ठंड नहीं पड़ रही है, यहां से याद कर सकते हो, ठंडी परत है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं आयन मंडल में, या इसको इंग्लिश में कहते हैं आयनोस्फीयर। आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर इसकी जो डिस्टेंस लिमिट होती है। इसमें ऊंचाई के साथ साथ अब यहाँ तापमान में वृद्धि होती जाती है। ये नहीं हमें पढ़ना कि कितनी होती है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती जाती है। उल्का पिंड इसी में गिरते हैं आयन मंडल में, क्योंकि देखो ऐसे याद रख सकते हो उल्का पिंड। अब उल्का मतलब क्या? लाइट के जो पिंड गिरते हैं, अपन टूटता हुआ तारा जिनको अपन कहते हैं, यही उल्का पिंड कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के पिंडों की संघट्ट के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऊर्जा एक प्रकार की क्या कहलाती? आयन, इलेक्ट्रॉन ही कहलाते हैं। तो यहां से आप याद रख सकते हो आयन मतलब इलेक्ट्रॉन ही कहलाते हैं। तो उल्का पिंड आयन मंडल में गिरते हैं। संचार उपग्रह जो हमारे टीवी चलाने में मदद करते हैं, मोबाइल फोन आदि या रेडियो आदि में हमारी मदद करते हैं, वो संचार उपग्रह कहलाते हैं। ये लगभग 400 किलोमीटर के अंदर ही स्थित होते हैं। आपको पता होगा उपग्रह जो होते हैं सैटेलाइट, ये जितनी ज्यादा ऊंचाई पर रहते हैं उनका जीवन काल उतनी ज्यादा होता है। जैसे चंद्रमा हमसे पृथ्वी सतह से 3,84,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो इसका जीवन काल चंद्रमा का अनंत वर्षों तक है। जो उपग्रह जितनी अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है छात्रों, उसका जीवन काल उतने ज्यादा होता है, मतलब उतने ज्यादा समय तक वो काम करता रहता है। ठीक है, उपग्रह स्थापित करने की तकनीक का ज्ञान न्यूटन ने दिया था। एक दिन सैटेलाइट के बारे में हम बताएंगे आपको। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।